देखिए पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा 9th में हमने आइडिया लिया था, आप लोग याद कर सकते हैं। तो रिएक्शंस वगैरह भी बहुत थोड़ा सा अगर टीचर्स ने बताया होगा तो, बट यहाँ पर पूरा हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, रिएक्शन वर्ड्स आपको पता है कि रिएक्शन क्या होता है, जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। ओके, एक्चुअली एक्शन नहीं बोल के रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उनके बीच में आपस में फोर्स लगता है तो एक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट में जो चीजें होती है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, और वो आपस में बॉन्ड बना लेती हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन। ये कुछ चीजें दी गई हैं जिसको आपने कंसीडर करना है, जो डेली लाइफ में हमारे सामने होती हैं। पहला, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मी के दिन में अगर दूध को हम उस नॉर्मल टेम्परेचर में जो गर्मी के दिन में होता है रख दिया जाए तो क्या होता है? आप देखेंगे कि दूध जो है अपने फॉर्मेट को चेंज कर लेता है, खराब हो जाता है। ओके, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आयरन की कोई भी चीज हो, एनीथिंग एल्स आयरन, उसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, यानी जहां पर नमी हो बहुत ज्यादा, बारिश का दिन है, आप बारिश हुई और बाहर रख दीजिए और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि इसमें चेंज आ जाता है। तो ये एक चेंज क्या है, रस्ट हो जाता है, आयरन में रस्टिंग आ जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। उसके साथ रिएक्शन हो गया। ओके, नाउ ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। किसी भी फल का पक जाना, सिर्फ अंगूर का नहीं, किसी भी फल का पक जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? रिएक्शन। विच रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। ओके, फूड इज कुक्ड। खाना जो बन गया हमारा, खाना का बनना, ये अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। कहीं कहीं आप देखेंगे खाने बनने के कुछ पार्ट्स में तो फिजिकल चेंजेस है, कहीं पर केमिकल चेंजेस है, तो ये एक सेपरेट इश्यू है। बट खाना बनने के कुछ पार्ट में तो हमारा फिजिकल चेंजेस होता है, हम चाहें तो उसको रिट्राइव कर सकते हैं वापस, लेकिन कुछ पार्ट्स को हम वापस रिट्रीव नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एंड आप लोगों ने निचले क्लासेस में पढ़ा होगा कि भाई फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में फर्क क्या है। दो चेंजेस विच कैन बी रिस्टोर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। यानी कागज लिया आपने, फाड़ दिया, आप इससे फिर से कागज वैसे का वैसे ही बना सकते हो, लेकिन कागज को आपने जला दिया, राख बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड उधर हवा में और कार्बन नीचे राख के फॉर्म में, तो ये आप चाहोगे कि फिर से कागज बना दे, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, दैट रिएक्शन, दैट चेंजेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, सो दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस, वेदर milk left at room temperature and convert into something different thing, or iron pan nail, whatever the things of iron left exposed to humid atmosphere and gets rusted, that is called a chemical reaction. Grapes get fermented, अंगूर का पक जाना, पपीते का पक जाना, आम का पक जाना, किसी भी चीज का जो फल है वो पक जाना, यानी केमिकल रिएक्शन है। पकने से पहले जब वो कच्चा होता है तो वो एसिड होता है, पकने के बाद वो बेसिक नेचर का हो जाता है, ऑलमोस्ट। फूड इज कुक्ड, फूड के साथ भी यही मामला है। नाउ फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, ये खाना हमारे पेट में जो डाइजेस्ट हो जाता है, ये भी अगेन केमिकल चेंजेस है। ओके, एंड वी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर ब्रीदिंग, बट ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें चली जाती हैं। एक सेल के अंदर हम जो सांस लेते हैं, यानी O2 ऑक्सीजन, प्लस जो हम खाना खाते हैं यानी ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या बनता है? दिस इज व्हाट ऑक्सीजन, दिस इज व्हाट ग्लूकोज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। तो ये क्या बनता है? ये बनता है सर CO2, ओके, प्लस H2O, प्लस इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी। ये सो आप दो चीजों को मिला रहे हैं, कोई तीसरा चीज बन गया, दैट इज कॉल्ड। अब मैं बोलूं कि CO2 को फिर से O2 में कन्वर्ट कर लो, ये नहीं होने वाला है। H2O को फिर से मिला के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लो, ये नहीं होने वाला है, राइट। सो रेस्पिरेशन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड आल्सो अ केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। In all the above situation, the nature and the identity of initial statement substance have somewhat changes. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Class 9 में हमने physical change और chemical change के बारे में पढ़ा है। So, yes, whenever a chemical changes occur, जब भी chemical change होता है, we can say that chemical reaction has taken places. यानी जब भी chemical changes होगा, वहां पर chemical reaction होगा। वेरी सिंपल सी बात है। तो यही बात ये कह रहा है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। शायद आप इस बात को सोचकर बहुत हैरान होंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। मेरे ख्याल से आप लोग हैरान नहीं होंगे, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हैं। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? हम ये कैसे पता करेंगे कि भाई क्या चीज केमिकल रिएक्शन होता कैसे है?
लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन सब चीजों का आंसर लेने के लिए। चलिए देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। सो एक्टिविटी में क्या दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन है कि दिस एक्टिविटी नीड टू टीचर्स असिस्टेंट, टीचर के साथ ही एक्टिविटी करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, आई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, डेंजर है, कुछ भी हो सकता है और आइस इज वेरी सॉफ्ट पार्ट इन आवर बॉडी, तो इसलिए इसकी हिफाजत करनी जरूरी है। खैर, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मैग्नीशियम के रिबन को लिया गया है। मैग्नीशियम एक मेटल है बेसिकली, और उस मैग्नीशियम के रिबन को यहां पर लिया गया है, ठीक है, उसको पकड़ लिया गया है चिमटे से, और 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको क्या किया गया भाई, रब करके पहले तो सैंड पेपर से साफ कर दिया, ताकि उसके ऊपर जो भी रिएक्शन वगैरह हो के कुछ और भी चीजें आ गई हो, बेसिकली वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। दिस इज मैग्नीशियम, दिस विल रिएक्शन विद ऑक्सीजन इनसाइड आवर एटमॉस्फेयर, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपरी लेयर बना देगा, उसको रब करके आप हटा दीजिए। अब फिर से मैग्नीशियम आ गया, ओके, सो यही काम पहले कर लीजिए। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इन यूजिंग स्प्रिट लैम्प, बर्नर एंड टूल, कलेक्ट द एशेस फ्रॉम इट, मतलब ये बोल रहा है कि आप एक बर्नर के सामने उसको होल्ड करके रखिए जब तक कि वो जलने न लगे, और उसके बाद वो एशेज यानी राख बन के गिरना शुरू होगा, तो अब उस राख को आप देखिए क्या होता है। सो कलेक्ट द एशेज टू फॉर्म इन वॉच ग्लासेस एज शोन इन फिगर 1.1, दिस फिगर, इस फिगर में आपको शो करना, और यहाँ पर देख रहा होगा कि ये कुछ एशेज गिर रहे हैं, इसको आपने प्लेट में ले लिया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, ठीक है, आंख से दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या आपने ऑब्जर्व क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया, राख बन के गिर गया, और क्या ऑब्जर्व किया, और चीज एक ऑब्जर्व किया हमने, यहाँ पर एक फ्लेम, एक सूटी फ्लेम निकल रहा है सफेद, है ना, वो ऑब्जर्व किया। तो चलिए नेक्स्ट, अब क्या ये चीज केमिकल रिएक्शन है, ये एक चीज हमारे लिए सोचने वाली बात है कि क्या ये हमारे लिए एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, हम इस चीज को नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या दिया है इसके बारे में, ठीक है। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के साथ जला है, चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर नीचे गिरा है जो आपने पिक्चर में देखा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम, सो दो चीजों के बीच में रिएक्शन हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, एयर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो अब मैं बोलूंगा कि ठीक है सर, फिर ऐसी बात है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Mg, Mg मीन्स मैग्नीशियम और ये O2, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहां पर मैंने देखा कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, सब्सटेंस है, एलिमेंट है, जो भी है, इनका आपस में रिएक्शन हो गया। आपने क्लास 8 में या क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कभी किसी चीज को जब हम इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की वजह से आग पकड़ लेता है। बेसिकली आग का लगना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सो यही शायद बोला गया था कि आप लोग शायद हैरान होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। जहां भी आप आग लगते हुए देख रहे हैं वो एक केमिकल रिएक्शन है, और आग जब लगता है तो हीट निकलता है, और इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं कि हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक एक्सिट हो रहा है, ठीक है। सो जहां भी हीट निकल रहा है दो चीजों को मिलाने के बाद, उसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आगे टॉपिक आएगा कि भाई हमने क्लास 9 में एक चीज पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सर हम यहां पर देख रहे हैं दो ऑक्सीजन के एटम है और यहां पर एक है, ये कैसे सर, एक गया किधर, हमने पढ़ा था कि भाई मास तो कंजर्व होगा, एक ऑक्सीजन के दो हैं तो एक गायब नहीं हो सकता है। ओके, इसी को हम बोलते हैं केमिकल बैलेंसिंग करना है, ठीक है। सो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। हमें पता है कि सर Mg को ऐसे ही लिखते हैं, और ऑक्सीजन को हम हमेशा, ऑक्सीजन नेचर में जो होता है वो O2 के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सो ये देखिए Mg, अब मैं इसको जब मिलाऊंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने वाला है, ठीक है, ये भी हमें पता है क्योंकि क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि सर ये Mg हो गया, ये O हो गया, इसकी वैलेंसी है 2, इसकी भी वैलेंसी है 2, तो ये ऐसे आएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या मिल जाएगा, फाइनली मेरे पास जो मिलेगा सर वो ये मिलेगा, Mg2O2। दोनों तरफ से मैं 2 को क्या करूंगा, 2 को मैं दोनों तरफ से हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है मिनिमम लेना है हमें, ये 2 हट गया तो MgO आ गया, लेकिन इसको बैलेंस भी करना है हमें। सो बैलेंस करते टाइम हम देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर मैं एक बात बोलता हूं कि O2 इधर तो 2 बार है, तो क्या नीचे यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ, ये है नो, ये अलाउड नहीं है। ये करने का मतलब आप कर रहे हो कि आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर रहे हो। अब ये आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, वंस द प्रोडक्ट इज फाइनल यू कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पर मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ कि सर लीजिए MgO, एक MgO, 2 MgO, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए ना सर,
लेकिन mg तो 2 हो गए, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा लिया। तो ये देखिए, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। फर्स्ट इट गेट्स रिएक्शन mg एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ने क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर हमने उसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। आप सोचेंगे कि सर 2 यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते, कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा और एक मैग्नीशियम के साथ एक ही ऑक्सीजन होगा। 2 आप कैसे कर सकते हो, क्यों 2 होगा सर, क्योंकि वैलेंसी वाला रूल क्लास 9 में आपने पढ़ा है। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी नंबर 1.2 में क्या दिया, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। लीड नाइट्रेट PbNO3, this is what lead nitrate, NO3 nitrate, Pb lead. Add potassium iodide solution on this. पोटेशियम आयोडाइड, यहां पर मैं Ki इसके साथ ऐड कर दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन तो होगा सर। जब हम ऐसा करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक ही साथ हम लोग सब देखेंगे। अब एक्टिविटी नंबर 1.3 देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मींस छोटे छोटे दाने को हम बोलते हैं कि भाई फ्यू जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लीजिए इन कॉनिकल फ्लास्क। इसकी बात की गई है, इसमें जिंक डाला गया है, देखिए यहां पर जिंक ग्रेन्यूल्स डाला गया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी यहां पर मैं बोलूंगा कि सर इधर कहीं Zn है और H2SO4 भी है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क। यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या निकल रहा है, H2 गैस रिलीज होना शुरू हो गया, ये हमने ऑब्जर्व किया होगा। ये जिंक एक मेटल है, एसिड में आपने एक मेटल मिलाया, तो अगर आप एक एसिड में मेटल मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हुआ। सो इसमें भी हम कुछ चेंजिंग देखेंगे, हाँ बिल्कुल चेंजिंग देखेंगे। इसको मैंने कॉक से बंद कर दिया, ये पूरा ढक्कन को बंद कर दिया, तो गैस जो है ना इस पोर्शन में ऊपर आके अटक जाएगा, जैसे हटाऊंगा गैस बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक उसका मास कम होता है कंपेयर टू अदर गैसेस, तो ये ऊपर जाता है, जाहिर सी बात है। इसका मास कम होगा तो वेट भी कम होगा, तो ये ऊपर भागेगा, ओके। सो चलिए अब पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या आपने, अच्छा ठीक, ये जिंक ग्रेन्यूल ले लिया, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे तो HCl ले लीजिए, आप दोनों भी ले सकते हैं। ये देखिए Zn प्लस HCl, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों चीज है ना। HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। सो हैंडल द एसिड विद केयर, एसिड को बहुत केयर से हैंडल करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि इस जिंक के दाने के साथ कुछ हो रहा है? यस सर, ऑब्जर्व करेंगे हम, क्योंकि जिंक एक क्या है, जिंक एक मेटल है, और जब भी मेटल को एसिड के साथ मिलाया जाएगा कोई खतरनाक चीज तो होने वाला है, रिएक्शन होने वाला है बेसिकली। दिस इज व्हाट रिएक्शन, इसी के बारे में बोला कि भाई आप थोड़ा सा हैरान होंगे, ठीक है, हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसलिए हमें जब पहली बार ऑब्जर्व करेंगे तो हमें हैरानी होगी, राइट। तो from the above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। कि भाई ऊपर 3 रिएक्शन हमने देखा, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हमने पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया, एक पेरिसिपेट बनने वाला है, एक सॉलिड चीज बन जाएगा। हमने 2 लिक्विड को मिलाया और हम देखेंगे कि ये एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक। लेट्स सी, अब ये भी हमारे लिए क्या है, एक बड़ा हैरान करने वाली चीज है, सर 2 लिक्विड को मिलाएंगे सॉलिड बन जाएगा। हाँ ऐसा होता है, ऐसी हजारों बार होता है केमिस्ट्री में, ठीक। चलिए, हालांकि डेली लाइफ में हम कोई ऐसी चीज नहीं देख पा रहे जिसका मैं एग्जांपल दूं, बट ये सब केमिकल्स को मिलाने से ऐसा होता है, ओके। सो यहां पर टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस, ये क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंजेस दिखेगा? हाँ सर दिखेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने मैग्नीशियम को जलाया, एक्चुअल में आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया, हमने पहले देखा है कि मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, इधर भी 2 लगाया हमने और इधर भी 2 लगाया, ये हो गया बैलेंस। तो जब मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो सर मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन तो है, क्यों नहीं रिएक्शन हो जाता है? नहीं, कुछ रिएक्शन को होने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आपको उसे पहुंचाना जरूरी है। अगर आप उसको इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे, ये उसका इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कागज है, कार्बन है बेसिकली, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन क्यों नहीं करता है, CO2 बना लेता नहीं। आप जलाएंगे उसको, उसके सरफेस को उस टेम्परेचर तक ले जाएंगे तो रिएक्शन चालू हो जाएगा। एंड वंस रिएक्शन गेट स्टार्ट इट विल नेवर एंड। एक बार आप कागज को जला दीजिए तो फिर जब तक कागज मिलता रहेगा वो उसको क्योंकि वही उसको हीट करता रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पर हीट क्या है, हीट कोई थर्ड पार्टी है क्या? नहीं, हीट ना हीट जो है वो तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, वो तो एनर्जी है। तो हीट क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट, यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है बट रिएक्शन को करवा देता है। कई ऐसी जगह पर कोई तीसरा एलिमेंट ही होता है जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन करवा देता है, बट यहाँ पर हीट वो काम कर रहा है।
इस केस में, मैग्नीशियम वाले केस में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो ये तो वैसे ही कर लेगा। फिर आपने यहाँ पर जिंक, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, देखिए हाँ ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, जिंक और HCl या जिंक या H2SO4 दोनों, ये मेटल एसिड मिलाया, इसने भी रिएक्शन शुरू कर दिया। यहां पर आप हीट को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि दो लिक्विड को मिलाया, सॉलिड बन गया, और यहां पर आप देखेंगे कि चेंज हो गया, आपने टेम्परेचर देना पड़ा, और जो तीसरा चीज बना, दो चीजों को मिलाया तो एक नया चीज बना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और जो इधर चीजें बन रही है ना बेटा, अब ये क्या बन जाएगा, ये लेड आयोडाइड बन जाएगा एंड पोटेशियम नाइट्रेट NO3, ये बन जाएगा हमारा। तो अब चाहूं कि मैं फिर से इसको वापस ले लूं, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अब यहां पर क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की, पहला चीज हमने ऑब्जर्व किया चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कहां पर हुआ सर, यहां पर, ये आपने दो लिक्विड को मिलाया, यहां पर सॉलिड बन गया आपका, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर सर इसमें मिलेगा हमें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये व्हाइट एक पाउडर आपको निकलेगा, कलर चेंज हो गया, ओके। इवोल्यूशन ऑफ गैस, सर यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी हो रहा है, इस वाले केस में एक मेटल एक एसिड लिया तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। और चेंज इन टेम्परेचर, सर चेंज इन टेम्परेचर भी इधर ही हो रहा है, यहां पर हो रहा है। तो ये चार चीजें हमने देखी जो क्या करती हैं कि जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इन चारों में से कोई ना कोई होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे ही ये चारों चीजें होती हैं, केमिकल चेंजेस पे ही होता है, नहीं, फिजिकल चेंजेस पे भी होता है। जैसे चेंज इन स्टेट, आपने क्या किया, आइस ले लिया, यहां पर लेते हैं, आपने सपोज दैट आइस लिया और इसको आपने हीट किया, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्या केमिकल चेंजेस हुआ, नो, देयर इज नो केमिकल चेंजेस, दिस इज व्हाट, फिजिकल चेंज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फिजिकल चेंज में भी ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब केमिकल चेंजेस करेंगे तो देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। मतलब ये मत सोच लीजिए कि कहीं अगर फिजिकल मतलब हीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो केमिकल चेंजेस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में तो फिर नहीं होगा ना। बट ये करने के बाद केमिकल, हमें अगर पहले से पता हो कि केमिकल चेंजेस हुआ, हमें पता है, श्योर है हम, तो मैं बोलूंगा इन चारों में से कोई ना कोई चीज होने वाला है। अच्छा, फिर चेंज इन कलर, हमने लिया वाटर, हमने लिया वाटर और इसमें हमने कलर मिला दिया। आपको पता है ये क्या चीज है, फिजिकल चेंज है, जब चाहेंगे कलर को अलग कर देंगे, वाटर को इवोपरेट करेंगे, कलर अपने आप अलग हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, आप किसी कंटेनर में, जैसे इसी में, इधर पानी भर दिया, इधर जो है ये कंटेनर है आपके पास, देखिए यहां तक पानी है, इस पानी को आप हीट करेंगे तो यहां पर जो गैसेज हैं, इस एरिया में जो गैसेज है ये भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे गर्म होने लगेंगी, और ये गैसेज गर्म होकर ऊपर निकलना शुरू करेंगे, यानी यहाँ का जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। तो मैं देखूंगा कि भाई ये फिजिकल चेंज अभी है और यहाँ से फिर भी गैसेज निकल रही हैं, ओके। चेंज इन टेम्परेचर, ऑलरेडी चेंज इन टेम्परेचर तो हो ही जाएगा ना, ये आइस से वाटर बनेगा या वाटर से आइस बनेगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो फिजिकल चेंज में भी ये चारों चीजें होती हैं, ठीक है। बट यहां पर इस बात को कहा गया है कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और हमें कंफर्म है कि दिस इज व्हाट केमिकल रिएक्शन, तो इन चारों में से कोई ना कोई आपको दिखेगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब उसी के बारे में डिस्कस की गई है ये सारी चीजें कि भाई आप देखिए, as we observe the changes around us, we can say that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We still study about the various type of chemical reaction that their symbolic representation in chapter. कि हम अपने आसपास एक तरह का केमिकल चेंजेस नहीं देखते, एक तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं देखते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं, राइट। और उसको हम फिर नोटिफाई करते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग करते हैं। तो नेक्स्ट हम वही समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में फिर हम उसी चीज को समझेंगे। चलिए अब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी नंबर 1.1 में हमने क्या ऐड किया था कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए मैं यहीं पर ले लेता हूं, ये देखिए Mg प्लस O2, ये क्या बना था, ये बना था 2Mg प्लस O2 और फिर एक 2 हमने यहां भी लगा दिया, एंड दैट इज व्हाट केमिकल इक्वेशन। और इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। बैलेंस हमने क्या लगा के किया, इधर एक 2 लगाया हमने और एक इधर 2 लगाया और ये अपने आप बैलेंस हो गया। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम का एटम सिंगल एग्जिस्ट करता है,
ऑक्सीजन सर कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 ही एग्जिस्ट करता है, तो जैसे वो एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमें। सर O लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते हो। जिस फॉर्मेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो सर मैग्नीशियम तो Mg के फॉर्म में सिर्फ सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, यस लिख लिया हमने। ऑक्सीजन सर सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, इसलिए कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 एग्जिस्ट करता है, यानी ऑक्सीजन के दो एटम एक साथ रहते हैं और वो ऑक्सीजन गैस बनते हैं, हमने लिख लिया। अब मुझे पता है कि ये और ये मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? यहाँ पर मैंने रीजन बताया था आपको कि सर ये Mg हो गया और ये O हो गया, दोनों की वैलेंसी क्या है? ये दोनों की वैलेंसी जब बराबर है तो मुझे क्या लिख लेना चाहिए? सर इस प्लस को मैं हटा देता हूँ, हटा लीजिए, लीजिए हटाइए इस प्लस को हटा देता हूं और मैं यहां पर O लिख दूं। हाँ हाँ लिखिए, चलेगा। तो मैं बोलता हूं ठीक है सर, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हट गया। मिनिमम लेना होता है हमें, इनका HCF ले लेते हैं हम लोग, है ना। ओके, सो ये हो गया हमारा बैलेंस कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलेंगे तो एक मैग्नीशियम का एटम होगा और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, तभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये होगा भी क्योंकि ये चीज है। अब इसको बैलेंस भी तो करना है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो रखना है। केमिस्ट्री में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सो अब उसको लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा। सो एक्टिविटी नंबर 1.1 में हमने यही चीज देखा था, ठीक। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन, ठीक है, वही बताया गया कि भाई देखिए यहां पर है आपका मैग्नीशियम, देखिए यहां पर है ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस इज व्हाट? रिएक्टेंट। जब आप मिला रहे होते हैं चीजों को तो उस टाइम जो बन रहा होता है उसको क्या बोलते हैं आप? उसको सर रिएक्टेंट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट, भाई कौन रिएक्ट कर रहा है? यही दो चीज तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जब ये काम हो जाता है उस टाइम जो चीजें हमारे पास आती है, अब इसको क्या बोलेंगे? सिंपली लॉजिक तो यही बना है कि सर प्रोडक्ट बोलेंगे कि फाइनल अब प्रोडक्ट क्या बना, तो ये प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट प्रोडक्ट, एंड ये रिएक्टेंट। तो यही कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है, ये रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट को किधर रखते हैं? तो ये एक हमारे पास देखिए एक तरीका है कि मान लीजिए A है, एक B है और ये मिलाकर क्या बना? C बन गया। सो इसको मैं बोलूंगा कि ओके ये है हमारा रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है ना। कुछ रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, प्रोडक्ट को हमेशा हम दाहिने साइड में रखते हैं, राइट साइड में, और बीच में एरो का सिंबल देते हैं। एरो मींस इक्वल, इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन दिस रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। भाई केमिकल रिएक्शन में गया कौन? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गया, इन्हें नहीं मिलकर तो केमिकल चेंजेस किया। आर द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो नया है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यही क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंजिंग ऑफ रिएक्शन टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, बीच में एरो लगा हुआ है यहाँ पर, LHS और RHS। अब इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। यस, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे? अभी हमने लिखा था, यही वह है वो, Mg प्लस O2 MgO, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। दिस इज नॉट बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड। आप चेक कर सकते हो, ऑक्सीजन सर इधर एक ही है, इधर दो है। कैसे सर? एक ऑक्सीजन गया किधर? हमें पता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएट, नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो हमने एनर्जी के बारे में सुना है, मैटर के साथ भी यही होता है कि किसी भी मैटर को आप ना पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो एटॉमिक लेवल पे। वैसे तो आप तो पेपर को जला देते हो, खत्म, राख बन गया, उड़ गया, पता ही नहीं चलता है किधर गया, लेकिन उसके एटम थोड़ी ना इधर उधर हुए, वो तो है एटमॉस्फेयर में है हमारे, है ना। सो ये उसी के बारे में दिया गया है। अब बोला गया कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट, कि भाई काउंट करिए और LHS RHS को मैच करिए, आपको मैच नहीं होने वाला है। इफ इज द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड सेम है क्या? नो सर। इफ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर है तो इक्वेशन बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन नहीं है देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इफ नॉट द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि मास तो फिर दोनों साइड सेम नहीं हुआ ना। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। और इस तरह का जो इक्वेशन होता है वो स्केलेटल होता है। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? ढांचा, स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमें अच्छी तरह से सजाना है। ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है कि भाई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन कितना बनेगा ये नहीं बता रहा है।
अब इसकी बारीकी से अगर जांच की जाए तो ये गलत हो जाएगा कि आपने एक ही मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, एक और होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर अगर 2 कर देंगे तो इधर तो एक ही Mg है, तो फिर इधर भी 2 करना पड़ेगा और ये एक बैलेंस में आ जाएगा। सो ओके, इक्वेशन 1.2 इज ए स्केलेटल, ये स्केलेटल है, 1.2 है स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरा देखते हैं हम लोग। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, ये मैं कब से आपको बता रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में कि मास इज ऑलवेज कंजर्व, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मास को ना पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। दैट इज द टोटल मास, 1 मिनट आई शुड टेक अ पेन, दैट इज टोटल मास। ना मास को आप पैदा कर सकते हो ना खत्म कर सकते हो, चाहे वो केमिकल इक्वेशन ही क्यों ना हो, केमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो। हाँ, कुछ बच्चे जो ज्यादा पढ़ लिए होंगे वो बोलेंगे कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में तो ऐसा होता है, तो बेटा दिस इज नॉट, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है। वहां पर केमिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता है, वहां पर एक एलिमेंट का एटम को ही ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया जाता है, तो वहां पर केमिस्ट्री के रूल्स नहीं चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होगा कि भाई केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ट्रांसफर होता है, तो एलिमेंट के जो एटम है वो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हैज टू बी इक्वल टू द टोटल, ठीक है, वही बात कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो मैटर है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये समझिए कि भाई केमिकल रिएक्शन से पहले, केमिकल रिएक्शन के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वो रहने चाहिए। बस फर्क क्या होगा कि देखिए मैं आपको एक ये इसका अंगूठा, इसकी ये मिडिल फिंगर, इसका अंगूठा, इसका ये मिडिल फिंगर, राइट, मैं ये पेयर से अलग हो जाएगा और ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये हो सकता है बस, लेकिन ये चारों के चारों रहेंगे। अगर काउंट करेंगे तो ये रहना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए या कहीं से बढ़ नहीं जाना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए। तो वही बात कही जा रही है कि इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम, वो बराबर होने चाहिए बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था ना, उसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। समझ में आई ये बात? Mg प्लस O2, MgO लिख दिया था हमने, सीरियस Mg प्लस O2 और हमने लिख दिया था MgO। यहां पर तो वो रूल फेल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में अलग चीजें हैं, राइट हैंड साइड में अलग चीजें है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो अभी हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए हमें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या होगा, वायलेशन हो जाएगा ना, तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज, 1.3 में जो दिया गया था उस एक्टिविटी को हमने क्या लेना है कि सर दिस इज जिंक, मैंने बोला था हाँ सर जिंक तो था एक हमारे सामने, देखिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड सर H2SO4, ठीक, ये मिलता है तो जिंक सल्फेट बनाता है, ओके, जिंक सल्फेट। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि सर जिंक जो है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने न 2 लगाया न 3 लगाया। अगर जिंक जो है नेचर में जिंक और जिंक मिला के एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर एग्जिस्ट करता है 2-2 एटम, तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आगे ये जिंक क्या करता है, इस H2 को हटा देता है, ये H2 जो है, ये देखिए यहाँ पर जो H2 है, जिंक इसको क्या करता है, हटा देता है, रिप्लेस करता है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हटा देगा। अब ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कि भाई ये ज्यादा रिएक्शन वाला है तो इसको हटा देगा, रिप्लेस, हालांकि ये भी रिएक्शन करके ही बना है, सल्फेट में हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, बट इससे भी कोई ज्यादा रिएक्टिव वाला आ गया तो ये इसको हटा देगा, तो ये हट जाएगा, और फाइनली जो है हमारा इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा जिंक ने हटा दिया H2 को तो SO4 बनेगा प्लस H2। H को सर अकेला नहीं लिख सकते हैं, ना 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 ना, केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो हम हर एक चीज को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। नंबर्स कितने होंगे ये बाद में बैलेंस कर लेंगे, बट H2 को मैं H नहीं लिख सकता हूं, अगर ये लिख देंगे फिर तो आप बैलेंस कर चुके, नहीं हो सकता है। सर जिंक सल्फेट क्या ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, हाँ ये तो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है कि जिंक सल्फेट का एक मॉलिक्यूल लेंगे अगर आप, ये सॉल्ट है तो उसमें जिंक का 1 होगा, सल्फर का 1 होगा, ऑक्सीजन का 4 होगा। सो चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं कि सर ये तो हमारा जो है दिस इज व्हाट सॉल्ट, सो ये है सॉल्ट और ये है गैस, ठीक है। ये जिंक मिलाया H2SO4 में, यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बना, दिस इज व्हाट जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट,
प्लस H2। तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है ZnSO4 और ये हो गया हमारे साथ। अब इसको क्या बैलेंस करें हम लोग, चेक कर लेते हैं सर। अब आप देखेंगे इधर, मैं इधर दिखा देता हूं, जिंक एक ही है सर, H2SO4 में ले लेते हैं, H2SO4 ये पूरा है ना। इधर जिंक कितना है, एक है। ओके यहां पर ले लेते हैं, जिंक एक है। H कितना है सर, 2 है। S कितना है सर, एक ही है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आया है, राइट हैंड साइड आया है हमारे पास ZnSO4 और क्या आया है, H2 आया है, ये आया है ना राइट हैंड साइड। तो जिंक कितना है सर, एक ही है। H कितना है सर, H तो 2 ही है। S कितना है, S तो सर 1 ही है। और O कितना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं फेल हुआ नहीं हुआ, तो क्या इसको बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सो ये दिया है कि लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ये उसी को एग्जामिन किया गया है, हमने ऑलरेडी एग्जामिन कर लिया उधर, ये भी एग्जामिन कर रहा है। और इसने बोला कि एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड द एरो इक्वेशन 1.3 इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लेट अस ट्राई टू द बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको जरा बैलेंस करते हैं, अगले जो इक्वेशन को दिया गया है उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम देखिए यहां पर जो दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं ये क्या चीज दिया है। ये दिया है कि Fe आयरन प्लस H2O, ये जब हम इसको आपस में मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2, ये बन रहा है हमारे पास। सो अब ये चीज क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जब आयरन को वाटर के साथ मिलाया जा रहा है तो आयरन ऑक्साइड प्लस H2, अब H2 क्या है, H2 बबल से रिलीज हो रहा है। अब इसके बाद ये हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो H2 कितना है, H2 तो सर 2 ही है। फेरिक कितना है सर, 3 है। तो यहाँ पर मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर इसको 3 लगा सकता हूँ, क्योंकि इधर जब ये दो चीजें मिलती हैं तो जो आयरन ऑक्साइड बनता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। Fe2O3 भी होता है, ओके, FeO2 भी होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो यहाँ पर चूंकि 3 है तो मुझे आयरन का 3 एटम्स लेना पड़ेगा, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3 आपस में बंधे हुए नहीं है, ये आपस में बंधे हुए हैं, इसका यही मतलब होता है। यहाँ पर H जो है दोनों आपस में बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो है सर 4, तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे 4 करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन तो सर 8 हो गया। उधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो उधर सर 2 ही है। सो इधर भी क्या कर देंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप देख सकते हो कि ये बैलेंस हो गया। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ये देखिए यहाँ पर 3Fe, ओके, प्लस 4H2O, ये क्या बना हमारा, Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप इसको जो है ना चेक कर सकते हो, चलो चेक कर लेते हैं क्या क्या एलिमेंट है। सर एलिमेंट है आयरन, और क्या है, हाइड्रोजन, और क्या है, ऑक्सीजन, इतना ही है। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। दिस इज व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चेक करिए जरा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हम आयरन को देखते हैं, तो सर आयरन कितना है, आयरन तो सर 3 है। राइट हैंड साइड में आयरन कितना है, 3 है। फर्क क्या है, फर्क यह है बेटा कि यहाँ पे आयरन के 3 एटम जो है आपस में बंधे हुए नहीं है, अलग अलग हैं। और यहाँ पर आयरन के तीनों एटम आपस में बंधे हुए ज्वाइंट है, और उनके साथ और भी है, ऑक्सीजन के 4, आयरन के 3, 7 एटम आपस में बंधे हुए हैं। ये फर्क है बस। हाइड्रोजन इधर कितना है सर, 2 तो आपस में बंधे हुए हैं। ये H2O कितनी बार है, 4 बार है। तो H2O में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 3 3 3, ये 3 3 3 ऐसे 4 बार है। तो टोटल कितने हो गए, 8। तो टोटल सर इधर तो हो गए 8। इधर जरा चेक कर लीजिए, H2 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 4 बार है, तो कितने हो गए, 8। अच्छा ऑक्सीजन सर इधर कितने, H2O, हर एक H2O में एक ऑक्सीजन है, तो 4 H2O में कितने हो जाएंगे, 4। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, सॉरी ऑक्सीजन 4। इधर ऑक्सीजन कितने सर, साफ साफ दिख रहा है, एक ही है मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम भरे पड़े हैं ना, ये 4। तो आप देख सकते हैं कि ये LHS और RHS है ना, बराबर हो गया। तो मैं बोलूंगा दिस इक्वेशन इज, ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां तक आइडिया आया बैलेंस कैसे करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि आयरन सर Fe होता है, ठीक है ना, H2O ही होता है, H3O नहीं होता है, पानी H3O नहीं है। तो कैसे लिखा जाता है ये हमें पता है। जब मिलते हैं तो ये कैसे होता है, तो सर इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सर इसको आपने
आपको कैसे पता चला कि 3 और 4 होता है? ठीक है, फिर H2, H के बारे में पता है हमें कि H नहीं लिखा जाएगा, H2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे पता चला हमें। थोड़ा सा मैं इसको भी साइड में रखता हूं, ले ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर देखिए पहले एक बात समझ लीजिए कि आयरन जो होता है वो ट्रांजिस, आयरन की पहले वैलेंसी निकालेंगे कि भाई आयरन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो वो कैसे होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं देखता हूँ दो सिनेरियो बनाता हूँ, आयरन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, आयरन की भी वैलेंसी 2, ये पहला केस। फिर दूसरा केस, आयरन की वैलेंसी 3 लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही होता है सर। तो चलिए दोनों केस में जरा देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बन रहा है। इस केस में सर बन रहा है Fe2O2 यानी FeO, जिसको क्या बोलेंगे ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे सर, ये देख लीजिए Fe2O3, इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन, आयरन को फेरिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई कि सर आयरन ये वाला भी होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, और ये वाला भी होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए, तो सर ये क्वेश्चन में बुक में तो ये वाला दिया है, बुक में तो सर ये वाला दिया है Fe3O4। क्या सर आयरन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की 3 होती है? नहीं, आप इसको वेरी सिंपल समझ लीजिए कि आपने इन दोनों को एक साथ लेना है। यस, आपने इसको और इसको एक साथ मिला देना है। यानी आप जब ऐसे लिखेंगे कि Fe2O3 डॉट FeO, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा। एक्चुअल में ये होगा, लेकिन ये बन क्या जाएगा सर, Fe कितना आ गया, Fe तो 3 आ गया, Fe3, और O कितना हो गया, O तो सर 4 हो गया। इसलिए हम दोनों को ले लेते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों ही नेचर में आयरन हमारे पास दो तरह का होता है, जिसके एक की वैलेंसी 3, एक की वैलेंसी 3, तो दोनों ही चीजें बनेंगी फिर, और इसलिए हमने दोनों को ले लिया। ठीक है, ये मोटा मोटी ऐसे समझिए आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो यहां पर वो बैलेंस किया गया, हमने ऑलरेडी ये चीज को बैलेंस करके देख लिया है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमने ऑलरेडी बैलेंस करके देख लिया है। ठीक है, तो मैं इसको, मुझे लगता है कि इसको पूरा का पूरा ही छोड़ देना चाहिए मुझे। देखिए यहाँ पर 4 हमने भी लगाया था, यहाँ पर भी 4 आ गया, तो जो जैसा था अभी और आगे होगा। यहाँ पर 3 बाकी है। देखिए यहाँ पर इसने जो है 3 नहीं लगाया अभी, ये देखिए यहाँ पर 3 लगना चाहिए, वो आगे समझा रहा है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया इसमें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। ये देख लीजिए बहुत ही सिंपल है। इसको चलो बुक में जो दिया है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि भाई एक काम करिए, चलो बुक्स के हिसाब से चलते हैं ना, बुक्स के हिसाब से चलते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग। पहले एक चीज तो कंफर्म हो गया हमारा कि Fe3O4 होगा। हाँ सर Fe3O4 होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि FeO भी होगा, Fe2O3 भी होगा, दोनों को मिला देंगे तो सर ये चीजें हो जाती हैं। एक बार लिख लेता हूं मैं इसको कि सर हमारे पास FeO भी होता है और Fe2O3 भी होता है, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास Fe3O4 हो गया ये, और यही चीज दिया गया है यहाँ पर। सो इसको बैलेंस करना है हमें। ओके, पहले क्या बोला है कि भाई सबको ना एक घेरे में ले लो, बिना सोचे समझे एक घेरे में लो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यस, एक घेरे में सबको ले लिया गया। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। पहले लिस्टिंग कर लीजिए कि भाई आयरन के लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं, लिस्ट बना लिया हमने। हालांकि बहुत लेंदी तरीका है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब हाइड्रोजन तो सर दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन बैलेंस में नहीं है, और क्या बैलेंस में नहीं है, आयरन बैलेंस में है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा, वो स्टेप नंबर 1, फिर हमने ये गोल घेरा लगाया और उनका लिस्टिंग किया कि कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। और अब इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये बोला जा रहा है कि जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उसी से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम तो यहां पर है Fe3, तो यहीं से स्टार्ट करना है, इसी को बैलेंस करना है। सिलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट, ये वही बताया गया कि Fe3O4 को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, इसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसमें भी ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो वो मॉलिक्यूल देखो जिसमें सबसे ज्यादा एटम है, उसमें से भी कौन सा एटम सबसे ज्यादा है, तो सर ऑक्सीजन है।
देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द आरएचएस साइड, यानी राइट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन एटम है एंड ओनली 1 द एलएचएस। अब इसी पर फोकस करना है और इसी को बैलेंस करना है हमें। तो देखिए इनिशियल ये है हमारा फाइनल, इधर जो है हमारा ये जिसको हमने लिया था, जिसको हमने सेलेक्ट किया था, ये वाला है, ये वाला है Fe3O4, और उधर जो है ऑक्सीजन है जिसमें, उसमें तो सर ये है H2O ही है। अब बैलेंस करना है हमें, तो इधर 4 है, इधर एक ही है, तो 1:4 कर देंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 एज अ 4H2O, यानी ये 4H2O का मतलब क्या हुआ, वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट H2O4। तो वही बात जो मैंने बताया था कि नीचे 4 आप नहीं रख सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करना है सामने करने, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ एटम आप नहीं बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाओगे तो फिर राइट हैंड साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, कर सकते हैं वो तो ना, लेकिन नंबर ऑफ एटम आप कैसे बढ़ा दोगे, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो ये नीचे वाला आप नहीं कर सकते, वही बात ये बताया गया है। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, कैसे सर H2O ये मतलब इधर ये राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा था, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा था, और ऑक्सीजन इधर कितना था वो हमने ले लिया, तो सर इधर ऑक्सीजन 1 था, इधर 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया बैलेंस, आधा था तो बैलेंस हो गया। अब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के लिए देखना है। चलिए देखते हैं आगे, ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, हम लोग इतना लंबा तरीके पे नहीं जाएंगे, वो साफ साफ समझ में आता है ना। फिर क्या किया गया भाई, फिर लिया गया है, ठीक है, किसको लिया गया, H2 को ले लिया गया है, ठीक है सर। H2 कितने हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया उसमें, लेकिन H2 2 था और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H कितने हो गए, H तो सर फिर 8 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गए, तो राइट हैंड साइड में कितने थे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही थे सर, तो उधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो भी बैलेंस हो गया, ठीक। अब एक स्टेप और रहेगा कि Fe3 है, यहाँ पर 3 एटम्स हैं आयरन के और इधर एक ही एटम है आयरन का, तो बस इसी को अब बैलेंस करना बाकी है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अब लास्ट में इसको बैलेंस करके हटा दिया गया, ये देखिए यहाँ पर 3 आ गया और इसको बैलेंस करके, तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, बात वही है, ठीक है, बात वही है, हम सीखेंगे अभी पूरा का पूरा चैप्टर ही बैलेंस करने पे जाएगा, तो और अच्छे तरीके सीख लेंगे हम लोग, बट ये बेसिक तरीका है, ये तरीका तो सबको आ ही जाएगा अगर इस तरीके से जाएंगे, बट दिस इज वेरी लेंथी। तो यहाँ पर देखेंगे सब बैलेंस कर लिया, द नंबर ऑफ एटम एलिमेंट ऑन द बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब बराबर हो गया सर। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट केयरफुली, अच्छा अब कुछ सिंबल्स को लिखना जरूरी है कि भाई कौन सा, ये आयरन है तो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस में। एक्वस मींस व्हाट, कि किसी लिक्विड के अंदर वो डिसॉल्व है, जैसे नमक की बात करूं तो पानी के अंदर घुला हुआ नमक को मैं बोलूंगा कि Na, लेकिन सामने क्या लगाऊंगा, अगर मुझे बात करनी है तो मैं लिखूंगा Na, लेकिन अगर मैंने ऐसा लगा दिया Aq तो इसका मतलब हुआ कि वो, सॉरी Na नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, NaCl, NaCl, और यहां पर मैंने लिख दिया एक्वस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये NaCl जो है ये लिक्विड के अंदर है और डिसॉल्व है, इसका ये मतलब हुआ Aq। अच्छा इससे पहले आप सॉलिड, S का मतलब जानते ही हैं, ये स्टैंड करेगा किसके लिए, सॉलिड के लिए, ये स्टैंड करेगा लिक्विड के लिए, कि वो जो एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट में, लिक्विड में, और ये जो स्टैंड करेगा ये गैस के लिए स्टैंड करेगा, और ये स्टैंड करेगा एक्वस। तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज ये है, ये एक्वस मींस व्हाट, कि जो एलिमेंट है वो खुद इसके अंदर डिसॉल्व के फॉर्म में, डिसॉल्व है, केमिकली रिएक्टेड नहीं है उसके साथ, डिसॉल्व है। तो ये समझ में आ गया आपको, इसी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर पूरे इस रिएक्शन को बताया गया कि भाई ये फेरिक आयरन सॉलिड के फॉर्म में है, H2O। अब यहाँ पर समझने वाली बात है ना, मैं इसको फिर से इधर लिखता हूँ, है ना, आप देखेंगे सर 3Fe, ये तो है सर सॉलिड, प्लस 4H2O, और यहां पर लिखेंगे गैस। सर ये क्या चक्कर है, ओके अभी समझा देता हूं। फिर है Fe3O4, और ये भी सॉलिड के स्टेट में है, प्लस आगे क्या है 4H2, ये है हमारा गैस के फॉर्मेट में, हाइड्रोजन गैस होता है। सर ये जो है गैस कैसे हो गया, H2O गैस कैसे हो गया, तो ये गैस नहीं है, गैस के फॉर्म में है, तो मैं इसको बोलूंगा ये स्टीम है। अब आप समझो कि सर स्टीम ही क्यों, ये स्टीम क्यों है, जब स्टीम से करोगे तभी आएगा Fe3O4, ये बात याद रखो ना, नहीं तो फिर क्या आ जाता है Fe2O3, भाई आयरन का ये वाला भी तो फॉर्मेट होता है ना, Fe, ठीक है, कौन सा Fe2O3 या फिर FeO, ये दोनों आयरन के होते हैं, ये वाले में
कौन सा आयरन जिसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, तो ये बन जाएगा। ये कौन सा आयरन जिसकी वैलेंसी 3 है, इसमें चला गया ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसमें, तो सर ये दोनों क्यों नहीं, इसी को क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमने इसको स्टीम लिया है, H2O को हमने बहुत गर्म किया है, तो भाप के साथ हमने इस आयरन के साथ रिएक्शन कराया है, तो ये वाला आया है। ठीक है, ये इसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, दिस इज आयरन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट। ओके, सो ये जो है हमारा इसको स्टेट करने का तरीका है। एरो क्या बताता है कि भाई अब ये प्रोडक्ट हो रहा है इधर, सो यही इसी के बारे में पूरा बताया गया है। नोट द सिंबल G is used with H2O to indicate that it is reaction water is used to the form of stream, यानी कि यहाँ H2O को जो G बताया गया है ये क्या है, नोट दैट द सिंबल G is used with H2O to indicate that it is reaction water, वाटर का रिएक्शन है और वो किसी में कन्वर्ट हो गया है वेपर में। Usually physical state are not including in chemical equation unless it is necessary, यानी ये भी बताया गया है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं होता है इतना लिखना, हाँ तब लिखते हैं जब इसको बताना निहायत जरूरी पड़ जाए कि भाई इसके बताए बिना काम नहीं चलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तब इसको लिखते हैं। Sometime the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for further reaction are indicated above or above below and arrow। ठीक है, sometime हमें तो ये तो स्टेट बताना ही पड़ता है, क्या क्या कंडीशन है वो भी बताना पड़ता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों चीजें जरूरी है, और रिएक्शन को कराने के लिए कैटलिस्ट का होना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है, तो वो सब चीजें लिखनी पड़ती है। तो देखिए यहां पर लिखा गया है, इस रिएक्शन में आप आइए, इस रिएक्शन को देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, सो कार्बन मोनोऑक्साइड किसके फॉर्मेट में, गैस के फॉर्मेट में, मैं यहां लिख दूं, ओके ये नहीं लिख सकता हूं, सो मैं चलिए यहां ऐसे मैं खुद से लिख देता हूं, ये आप देखेंगे मैं इधर लिख लेता हूं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ। कंडीशन क्या है, कंडीशन है 340 atm, ये प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर 363 है, तो ये क्या बन रहा है, CH3OH, किस फॉर्मेट में, लिक्विड में, ये इथेनॉल हो गया हमारा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि इथेनॉल क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ये एक चीज हमने ATM लिख दिया, अच्छा सर। फिर जब हम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को लिखते हैं तो आपको पता है कि ये चीजें CO2 होता है, फिर और क्या होता है सर, H2O लेते हैं हम, है ना, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ना ऊपर सनलाइट, ऐसा लिखा जाता है, देखिए यहां पर हम लिखते हैं सनलाइट, फिर नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल, और उसके बाद हम लिखते हैं फिर ये C6 जो कि हमारा ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम लोग, ये थोड़ा बैलेंसिंग लेंदी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो आप बुक में देख सकते हो कि बैलेंस भी किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने समझ लिया कि उसके स्टेट को क्यों दिखाना जरूरी है, ये स्पेसिफिक कंडीशन क्यों दिखाना जरूरी है, ये जब ऐसा लगे कि बिना इसको दिखाए हम इस चीज को पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये दिखाना पड़ता है आपको, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल दिखाना पड़ा, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो नहीं होता है। अगर ऐसा होना होता तब तो जो है पौधों को अगर अंदर रख दिया जाए रूम के अंदर तो फोटोसिंथेसिस करते, लेकिन नहीं करते हैं, तो भाई इस चीज को दिखाने के लिए कि सनलाइट जरूरी है, और फिर जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं वो भी करते हैं, तो वो भी बताने के लिए नहीं, क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, यानी वो जो ग्रीन पिगमेंट है उसका भी होना जरूरी है। तो जब निहायत जरूरी हो चीजों को दिखाने के लिए तब दिखा दिया जाता है। ठीक है, हम तो नेक्स्ट पार्ट, ओके ये तो हो गया हमारा, हाँ ये तो मेरे ख्याल से राइटिंग सिंबल, ठीक है ये हो गया हमारा। हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट इसका है वो है आंसर द क्वेश्चन। तो अभी तक हमने मेरे ख्याल से पूरा डिटेल में समझ लिया, एंड नाउ आई होप कि अब हम लोग इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देने लायक हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर करेंगे हम लोग। Why should a magnesium ribbon be cleaned before the burning? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in a year? कि भाई एक मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ करना क्यों जरूरी है? ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं सर। अगर ये मैग्नीशियम का रिबन है,
मान लीजिए ये ऑक्सीजन के साथ पहले से ही रिएक्शन कर चुका हो, कुछ ना कुछ चीजें धीरे धीरे तो होती ही रहती है ना, ये बात याद रखिए कि चीजें धीरे धीरे होती ही रहती है। तो बहुत जो आप रिएक्शन 1 मिनट में करोगे, हो सकता है वो सालों के अंदर उतना वो पार्ट वो पोर्शन हो चुका हो, तो इसके ऊपर एक लेयर जम गया हो और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी बन गया है, तो अब ये थोड़ी ना रिएक्शन करने वाला है भाई। ये आप देखिए Mg+O2, तो ऊपर जो लेयर है वो MgO बन चुका है पहले से। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया, ये पहले से बन चुका है, ठीक है। क्योंकि ठीक है, एक तुरंत रिएक्शन करने के लिए तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए, लेकिन जब हीट उतना नहीं है तो वो भी रिएक्शन फिर धीरे धीरे होते रहते हैं और धीरे धीरे होकर ऊपरी लेयर को मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो सर फिर करना क्या पड़ेगा, उपाय है हमारे पास, वो हम ही कर देते हैं। सर इसको इरेज करना, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया बताओ, अब ये सर हो गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने लेयर को हटा दिया। अब ये सिर्फ क्या बन गया, Mg बन गया। ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, आप इसको बंद करिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और फिर से ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले सिर्फ ऊपरी लेयर कन्वर्ट था, तो इसलिए इसको जो है क्लीन करना जरूरी है। आप चाहो तो लिख सकते हो बहुत इजीली, बिकॉज अ थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम ड्यू टू द लॉन्ग टाइम ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, लंबे समय से केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसकी वजह से हो गया। सो इट विल नॉट बर्न ऑन द फायर। So due to for the burning we have to erase the upper surface magnesium oxide। हमें अपर सरफेस का मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, ये इसको लिखते भी हैं साथ साथ। तो यहां पर दिया गया है, यहां पर देखेंगे कि सर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड ये हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, राइट द बैलेंस करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इसको इसके सिंबल के फॉर्म में लिख लो। हाइड्रोजन जो जब भी होगा वो क्या होगा, H2 होगा, H नहीं होगा। ओके सर, क्लोरीन जब भी होगा क्या होगा, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस है। लास्ट 9th में आपने पढ़ा होगा कि सर क्लोरीन का जो है वैलेंसी कितना होता है, ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, क्योंकि सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो पहले ऑर्बिट में तो सर 2 हो गए। ओके, दूसरे ऑर्बिट में तो सर कितने हो जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बचे कितने, 2 और 10, 17 तो है, 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, तीसरे ऑर्बिट में सर 7 ही तो बचे, तो 7 होना चाहिए। तो लिख दीजिए, 3 हो गए, 3 4 7, 7 तो है। इसको अपने आउटर मोस्ट सेल को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये अपना आउटर मोस्ट सेल को पूरा कर लेगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। गुड, तो वैलेंसी 1 हुई। तो यहां पर एक क्लोरीन लेंगे और एक दूसरा भी क्लोरीन लेंगे, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी इस तरह से देख लीजिए, समझ ही लीजिए, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जरूरी है। 1 2 3 4 5, इधर कहीं मैं 6 लिख देता हूं, फिर इसका 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये भी क्लोरीन है और वो भी क्लोरीन है, और दोनों क्लोरीन का आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो क्लोरीन। 6 तो इसका ये नीला वाला है, एक लाल वाला, 7 तो 7 इसका, 6 इधर नीला वाला, 7 एक लाल वाला, 7 दोनों का है। लेकिन यहां पर ये क्या हो गया, ये दोनों बॉन्ड बनाया, और अब क्लोरीन इस वाले क्लोरीन को लगेगा कि मेरे पास भी 8 है, इस वाले क्लोरीन को लगेगा कि मेरे पास भी 8 है, राइट। और इसी फॉर्मेट में क्लोरीन के एटम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं लिखूंगा क्लोरीन को तो क्या लिखूंगा बताइए, जब भी लिखूंगा तो Cl2 लिखूंगा। हो गया, सही फॉर्मेट में लिख लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। सर हाइड्रोजन क्लोराइड हो रहा है, तो चलिए HCl ये होता है, यानी HCl गैस, HCl जो एसिड होता है उसी को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब जरा इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, उधर कितना है, 1, इधर क्लोरीन कितना है, 2, इधर कितना है, 1। क्या करना चाहिए सर, कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल है सर, इधर बस 2 लगा दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप खुद देख लो, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है बेटा,
हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इधर भी कितना हुआ 2 एंड 2, बैलेंस हो गया। सी दिस, क्लियर है ये चीज? तो 2HCl। अच्छा, इसका मैं फिजिकल फॉर्मेट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। मैं H2 ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। इसका जो है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। दोनों हाइड्रोजन को क्या फील होता है कि भाई मेरे पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड बन जाता है। तो दोनों को ये लगेगा कि मेरे पास बॉन्ड बन गया, इसलिए हाइड्रोजन को क्या रखेंगे, H2 के फॉर्मेट में रखेंगे। क्लोरीन का मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये दोनों मिलते हैं, चलो मैं इसको भी फिजिकली दिखा देता हूं, इसको भी फिजिकली देख लेते हैं। ये क्लोरीन, यस, ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन। ये लाल लाल मिला, इधर तो इनका इसका साथ ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो ये एक्चुअल में मैं इसी को प्लस कर रहा हूं और यहां पर लिखता हूं Cl2। ये अब ये दोनों जब प्लस होंगे ना तो क्या होगा, ये Cl निकलेगा और ये H निकलेगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, HCl। कैसे सर बनेगा, ये देख लो, ऐसे बन जाएगा। ये H हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, एक सर था, ओके। ये Cl इधर अकेला घूम रहा है कहीं, ये Cl, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे सर, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने क्या बनाया आपस में सर, इन्होंने तो बना लिया बॉन्ड। ये ऑक्सीजन को कितना लगा, सॉरी हाइड्रोजन को कितना फील हो रहा है कि सर मेरे पास कितने आ गए, ये हाइड्रोजन है, ये है आपका क्लोरीन। हाइड्रोजन को क्या फील हो रहा है कि सर मेरे पास 2 आ गए, एक तो मेरा खुद का और एक क्लोरीन का। क्लोरीन को क्या फील हो रहा है कि मेरे पास 7 तो पहले से ही था, एक हाइड्रोजन का ले लिया। तो दोनों को ये लग रहा है कि हमने 8-8 पूरा कर लिया और ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एक एक का ही पेयर बन रहा है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो ये एक HCl हो गया बेटा, इसी तरह का इधर से फिर एक H निकलेगा और इधर से एक H निकलेगा, 2 बन जाएगा। तो इसलिए 2HCl है, तो ये 2HCl हमने लिख दिया। अब मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें बाईपास हुआ, चलो मैं इधर बना ही देता हूं, है ना। आप कहोगे कि नहीं सर बना के ही दिखाइए, लीजिए बेटा ये, ओके। नाउ कम टू द, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहां पर इसके साथ भी एक बॉन्ड बन गया, ये हमारा हो गया। ये है क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन। अब देखो 2 हो गए कि नहीं हो गए, ये भी क्या है, HCl ही तो है, दिस इज व्हाट HCl, और ये भी बन गया। तो मैं बीच में प्लस लगा दूं, सब देखो ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा, तो 2HCl। ये ना पूरा आप इसको देख लो एक बार, समझ लो, बहुत सिंपल चीज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पूछा गया कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये चीज बन रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, है ना। फाइनली एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वाला बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेसिकली ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। आगे आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर इन विच वन ऑफ देम इज डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ, लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर, ये है हमारा बेरियम क्लोराइड, यस, बेरियम क्लोराइड प्लस आगे क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये बन रहा है हमारे सामने, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं चेंज कर लेता हूं कलर, ये बना रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, इधर भी लिखा हुआ था। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिखूंगा। तो देखो फॉर्मूला आपको कैसे पता चलेगा सर, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होता है। अगर मैं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखूं तो ये एक्चुअल में बेरियम और Cl2 ये होता है, लेकिन आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर कैसे, चलिए दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर Ba लिखिए, यहाँ पर Cl लिखिए, आपको बस वैलेंसी पता होना चाहिए, आप लिख लेंगे, लगाइए क्रॉस, हो गया, ये Cl2। आगे क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, चलिए इसका भी लिख लेते हैं, लिखिए एल्यूमिनियम और SO4, इसका सर 2 होता है और इसका 3 होता है, लगाइए क्रॉस, क्या लिखेंगे सर, प्लस Al2,
SO4 और ब्रैकेट में डाल के 3, क्योंकि 3 भी लिखना है ना, तो 4 और 3 एक साथ तो नहीं आ सकते, तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब SO4 3 बार है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का देखिए, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, दोनों बराबर बराबर है, तो एज इट इज लिख देना है बेरियम SO4 प्लस, आगे क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। देख लेंगे एल्युमिनियम और क्लोरीन, क्लोरीन का है ना, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो एल्युमिनियम में 1 आ जाएगा, क्लोरीन में 3 चला जाएगा। ये लीजिए, एल्युमिनियम में 1 आ गया और क्लोरीन में 3 चल गया, तो ये हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, राइट, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं फटाफट। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कर लेता हूं। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है मेरा। ओके, देखिए इधर जो है, जो जो चीजें हैं उसको मैं यहां पर ले लेता हूं और 4 कॉलम बना लेता हूं, 3 एंड 4। ठीक है, क्या क्या है, बेरियम है सर, बेरियम ले लिया। फिर क्या है, क्लोरीन है सर, क्लोरीन ले लिया। फिर क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ले लिया। नेक्स्ट क्या है, SO4 है, चलिए हमने SO4 भी ले लिया, ये लीजिए SO4 ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है वो लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। बेरियम, बेरियम कितना है, बेरियम तो सर सिर्फ 1 है, 1 लिख लिया। उधर कितना है, उधर भी सर 1 ही है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लोरीन इधर कितना है, 2, उधर कितना है, 3। हाँ ये दिक्कत आ रहा है, चलिए क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन इधर है 2 और इधर है 3, ओके कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम इधर कितना है, एल्युमिनियम सर इधर जो है 2 है और उधर कितना है सर, उधर तो 1 ही है, कोई बात नहीं। सल्फेट इधर कितना है, सल्फेट SO4 की बात कर रहा हूँ, ये 3 है, तो इधर सल्फेट जो है हमारा वो है 3 और सर उधर कितना है, उधर तो 1 ही है। अब इसी को बैलेंस करना पड़ेगा, जो कम है उसको ज्यादा कर सकते हैं, जो ज्यादा है उसको कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो बेरियम तो ऑलरेडी क्लियर है। क्लोरीन, क्लोरीन देखो 2 को 3 नहीं बना सकते हो, अगर ये 4 होता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 होता तो 3 से कर देते। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल लॉजिक हम लोग लेंगे। सर एक काम करिए, 2 से, 2 में जो है इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर 2 से कर दीजिए। ठीक है, और इसी को हमें आगे रखना है, चलिए अभी बाद में देखेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो क्लोरीन की जगह पर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, यहाँ पर क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है, तो सर इधर 3 से कर दिया, सही है। एक मिनट, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, गलत हो गया, गलत हो गया, उल्टा कर दिया मैंने। इधर मुझे 3 से करना है और इधर मुझे 2 से करना है। तो फिलहाल के लिए देखिए, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन, तो 2 मॉलिक्यूल 6, इधर 1 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन, 3 मॉलिक्यूल 6, 6 और 6 बराबर हो गए। लेकिन अभी खुश नहीं होना है कि सर ये आगे चल के गड़बड़ भी हो सकता है। ओके, एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम 2 है, उधर क्या है, एल्युमिनियम 2 हो गए ऑलरेडी सर, ये तो मजा आ गया। ऑलरेडी देखिए 2 हो गए, तो छोड़ देते हैं, इधर ऑलरेडी 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इधर करने की जरूरत थी, नहीं जरूरत है, नो नो नो, ऑलरेडी हो गया। चलिए अब क्या बचा, सल्फेट, सल्फेट इधर सर 3 है, उधर 1 है, ओके, यानी इधर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सल्फेट कितना हो गया, इधर भी देखिए SO4 के 3, इधर 3, लेकिन इधर बेरियम कितना हो गया, बेरियम तो इधर 3 हो गया, इधर तो 1 ही है, नहीं सर इधर भी 3 है। ओके, तो ये हो गया हमारा, जो बुक में तरीका दिया गया है मैं उस तरीके से नहीं गया हूं, ये हमारा सिंपल तरीका है। तो ये ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, बैलेंस। हमने 3 यहां पर लगाया, एक 3 यहां पर लगाया, एक 2 यहां पर लगाया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नंबर ऑफ एटम हो गए, यानी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, फॉलो हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्राइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसको भी मैं लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिख लेता हूं। सोडियम मैं ऊपर का पहले मिटा लेता हूं। ओके, सो अब यहां पर सिंपली देख लेते हैं हम लोग, ये है हमारा सोडियम, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन लिख लेता हूं मैं यहां पर। देखिए सोडियम प्लस वाटर गिव्स, व्हाट गिव्स, सर ये देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर सकता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ये हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम को हम लिखेंगे किससे, Na से, Na, वाटर H2O, यहाँ पर ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्यों, सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और OH एक पूरा सिंगल एंटिटी है, अलग से नहीं है, सिंगल एक ही चीज है, तो OH हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को तो H2 से ही लिखते हैं। अब इसका सिंपल सा हम LHS और RHS बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए मैं बना लेता हूँ LHS RHS, ठीक है,
ये देखिए सोडियम कितना है, सोडियम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया। गुड, नाउ कम टू द पॉइंट। सोडियम जो है हमारा इधर एक है, उधर भी कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है सर। उधर हाइड्रोजन कितना है, तीन है। गुड, और ऑक्सीजन इधर भी एक और इधर भी एक, ठीक। ये दोनों तो बैलेंस है, बस इसी में हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 2 से करना पड़ेगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है और इसी में हाइड्रोजन है हमारा, तो इधर हाइड्रोजन से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा 3 हो गया। और कहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन? अब देखिए यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 जगह पे है, ठीक है। तो अगर इधर 3 से कर देते हैं यहाँ, तो 3 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। ये तो 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, फिर से मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 3H2O यहाँ पर HH, ओके। सो पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो अगर इसको आप बैलेंस करेंगे, इसको और इसको, ये तो बराबर है इसमें, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम। चलिए, तो ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्यों ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये देखिए, इसको 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई। ये अब 2 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 2 और 2 4, तो इधर भी 2 से कर देता हूँ, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। चलिए, इधर 4 हो गया हाइड्रोजन, और इधर भी कितना हो गया, एक्चुअल में इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लीजिए आप। ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन, तो 2 मॉलिक्यूल्स में 2। तो हमारा जो सोडियम है इधर भी कितना हो गया, 2, और इधर भी कितना हो गया, सोडियम नहीं, सोडियम नहीं, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो इधर भी कितना हो गया, 2। अब सोडियम बचा, तो सोडियम सर इधर 2 हो गया है, कोई बात नहीं, इधर भी 2 कर दीजिए, तो इधर भी सोडियम 2 हो गया और इधर भी सोडियम 2 हो गया। सो ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सोडियम जब वाटर से मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो हम इस तरह से बैलेंस करेंगे, ठीक है। आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे, ये राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब ये पूरा पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, पहले मैं तो इसको इरेज कर लेता हूं। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. Okay, balance chemical equation and state symbol of the solution of barium chloride. Barium chloride का क्या होगा, BaCl2 प्लस। इसको थोड़ा नीचे रखेंगे हम लोग। ये सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट लीजिए सर, सोडियम सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ 2 चला जाएगा, तो ये है सोडियम सल्फेट। गुड आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम, अच्छा इन वाटर भी है, सॉरी, तो यहाँ पर हम इसके साथ वाटर भी लगाएंगे। और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या दिया है, टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का क्या मतलब हुआ कि बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, घुलने वाला नहीं है, वाटर अलग ही अलग, तो बेरियम सल्फेट, ये बेरियम और ये सल्फेट, तो मैं ले लेता हूं, मैं उसी तरह से लिखता हूं, ये है बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी 2 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो ये एज इट इज लिख लूंगा मैं, प्लस आगे क्या दे रहे हैं, ये देखिए बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दे रहा है, तो सोडियम क्लोराइड लिख लेते हैं हम लोग, सोडियम Na और Cl। ये आपको पता है कि दोनों की वैलेंसी 1 and 1 होता है। सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, H2O लिख लीजिए, आप मत लिखिए कोई बात नहीं, प्लस H2O। अब इस H2O से तो आपका कुछ खास मतलब है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग ही कर देता हूं,
सर इसको थोड़ा अलग ही रखिए, क्लियर। बस इसको ऐसे ही सिंबलिकली हमने लिख दिया। अब बाकी इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं अपना। तो ये LHS RHS कितने हैं? बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फेट है, 4 चीजें हैं। यस, बेरियम, क्लोरीन, सोडियम एंड SO4। ये लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम आप देखेंगे तो ये है 1, उधर कितना है? उधर भी 1 ही है। क्लोरीन इधर कितना है? 2 है, उधर कितना है? क्लोरीन 1 ही है। सोडियम इधर कितना है? 2 है, उधर सोडियम कितना है? 1 ही तो है। सल्फेट इधर कितना है? 1 ही है, उधर कितना है? 1 ही है। अब इसी को बैलेंस करना है, तो बेसिकली आप देखेंगे कि बैलेंसिंग इसी 2 पॉइंट पर है, ये 2 पॉइंट। क्लोरीन इधर 2 है, उधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, उधर 1 है, तो क्यों ना उधर 2 लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। लगा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, 2 जैसे ही लगाया तो क्लोरीन तो सर 2 हो गया। सर ये क्लोरीन जो है ना 2 हो गया, साथ ही साथ सोडियम भी तो 2 हो गया। हाँ सोडियम भी 2 हो गया, किस तरफ? राइट हैंड साइड में, तो सर सोडियम भी 2 हो गया। अब देखो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। चेक कर लो आप, ठीक है, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैलेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है भाई? बेरियम, बेरियम इसी को चेक कर लेना। ये 2 था, ये ऑलरेडी 2 हो गया, बस इधर हमने 2 लगा दिया। Na2, उधर भी Na2, ये मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठा है, ये दोनों Na अलग अलग है। यहाँ पर क्लोरीन भी दोनों अलग अलग है, यहाँ पर क्लोरीन दोनों एक साथ है। बेरियम उधर भी एक है, सल्फेट उधर भी एक है, बेरियम इधर भी एक है, सल्फेट इधर भी एक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए अगला जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? NaOH। अगेन OH की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोल्यूशन इन वाटर, क्योंकि नमक जो है पानी में घुलता नहीं है, बस ऐसे ही रहता है, घुल तो जाता है सॉरी, रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्ट विथ हाइड्रो, ये थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। एसिड और बेस आपस में एक्चुअल में रिएक्ट कर रहे हैं, HCl। ये क्या बनने वाला है? रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, ये दोनों वाटर में है बेसिकली, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो वाटर के दोनों वाटर के साथ है, छोड़ दो वाटर है ना, वो रिएक्शन नहीं करने वाला है। बट ये दोनों मिलते हैं तो क्या होगा? तो देखिए सोडियम ये बन जाएगा बेटा सोडियम क्लोराइड, ये देखिए एसिड है एक बेस है, प्लस H2O, एक H देखो ये वाला हो गया, एक H देखो ये वाला हो गया। मैंने बस क्या किया, आप खुद इसको ऑब्जर्व कर लो क्या हो जाएगा। तो ये HHO क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। सो मैं इसको हटा देता हूं यहां से और मैं लिख देता हूं, भाई तुम जरा हट जाओ, और मैं इसको लिख देता हूं H2O। ये अब इसको बैलेंस कर लेते हैं बेटा। इसको तो मैं देख के ही बता सकते हैं हम लोग है ना, लेकिन फिर भी चलो आप लोग को आइडिया नहीं है तो ये LHS RHS, 2 3 लोग हैं ना, ठीक है। चलिए भाई 3 लोग हैं, एक भाई साहब सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, 4 लोग हैं बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की सारी बात कर लेते हैं। सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, ठीक। उधर क्या है? उधर सोडियम 1 ही है, क्लोरीन भी 1 ही है, ऑक्सीजन भी 1 ही है, और हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक्चुअल में 2 है, तो इसी को तो बैलेंस करना है। तो उधर हाइड्रोजन 2 है, जो ज्यादा है उसको कुछ नहीं करना है, जो कम है उसमें छेड़छाड़ करना है। हाइड्रोजन इधर है, सॉरी हाइड्रोजन, एक मिनट, सब तो बराबर है, हाइड्रोजन इधर भी 2 ही है, सॉरी ये देख लीजिए, एक इधर एक इधर, तो ये सब ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। यहां पर भी थोड़ी सी गलती है, ये भी 1 है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, सोडियम 1 उधर भी 1, क्लोरीन इधर 1 उधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 1 उधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 2, एक पीला वाला एक ये वाला है ना नीला वाला, उधर भी 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो मैं बोलूंगा ये ऑलरेडी बैलेंस्ड क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो खुद ही अपने मिनिमम फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, यानी सबका एक एक मॉलिक्यूल में लूंगा, एक मॉलिक्यूल में लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक HCl का, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा नमक का और एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। अब सर इसके अंदर जो हमारा पानी था, इसमें भी पानी था, इधर भी पानी था, तो मतलब इसमें भी पानी था, इसमें भी पानी था, तो सर ये क्या?
तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी रहेगा, ये वाटर एक ही नहीं रहेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर पहले से था वो एज इट इज रहेगा, तो उसको हमें केमिकल रिएक्शन में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहां तक हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, यहां तक हमारा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। कहां तक? दिस पोर्शन तक क्वेश्चन। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, है ना, पार्ट 2 में हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और फिर अगेन लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा आप लोग बुक्स को पढ़ लीजिएगा ताकि बहुत इजीली समझ में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।